नमस्कार। बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य में आज हम एक निबंध की जो बात कर रहे थे, उस निबंध से संबंधित जो व्याख्या अपनी बनती है उस व्याख्या के बारे में आपको बताएंगे। निबंध का अपने शीर्षक था साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है और इसके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। देखिए आपके सामने एक गद्यांश लिखा हुआ है कि अपने एग्जाम में इस तरीके का गद्यांश आता है और किस तरीके से उसकी जो है आपको व्याख्या लिखनी है। ये दो गद्यांश आपको मिलेंगे, एक निबंध में से और दूसरा दूसरे निबंध में से, एक अथवा से पहले और एक अथवा के बाद में। आपको दोनों में से जिस निबंध के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हो, उसके लेखक के बारे में पता हो, उस गद्यांश में क्या बात बताई गई है ये पूरी जानकारी हो, उसी से संबंधित बिंदु की आपको व्याख्या लिखनी है। यहाँ बात करेंगे तो ये गद्यांश है कि हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शेषवावस्था थी, बालकों के सम्मान जिनका भाव, भोलापन, उद्धार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के सम्मान, समाज के आभंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या उन्नति की तरह तरह की चिंता में नहीं थे। अब सबसे पहले इसको ये समझना है कि कौन से अध्याय में से है। यहाँ तो आपको बताया कि जिस अध्याय के बारे में आपको बताया था उससे संबंधित है, लेकिन एग्जाम में आपको ये समझना है कि ये कौन से अध्याय में से है, क्या बात इसमें बताई गई है। और ये समझने के बाद सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ की हम चर्चा करेंगे। पांच सात कठिन शब्द आपको इससे चुनने हैं जिनका अर्थ आपको कठिन शब्दार्थ में देना है। इसमें देखेंगे तो अपने पहला शब्द जैसे इसमें देखेंगे ये निष्कपट, अर्थ होगा बिना कपट के। या दूसरा ये भी हो सकता है कपट रहित या छल रहित। फिर आगे अगला शब्द है विलक्षण। अपने शब्द युगम में भी दो शब्द है, विलक्षण और विचक्षण। विचक्षण का अर्थ होता है चतुर या चालाक और विलक्षण का अर्थ होता है अद्भुत, अनोखा या विचित्र। तो विलक्षण का अर्थ होगा अद्भुत या दूसरा लिख देंगे विचित्र। फिर अगला शब्द देखेंगे आभ्यंतरिक। इसका अर्थ होगा आंतरिक। इसके बाद में अगला अपना कठिन शब्द होगा इसमें विवेक। विवेक का अर्थ होगा ज्ञान। फिर उन्नति, आगे बढ़ना। और उन्नति का विलोम होता है अवनति। तो ये हो गया आपके व्याख्या लिखने से पहले जो कठिन शब्द अपने गद्यांश में आए उससे संबंधित जानकारी। फिर अगला बिंदु हम लिखेंगे इसमें प्रसंग। प्रसंग जिससे पंक्ति में आपने लिखा है इस पंक्ति को खाली छोड़ना है और उससे आगे वाली पंक्ति से ऐसे शुरू करना है कि प्रस्तुति, गद्य, अवतरण, या इसकी जगह आप गद्यांश या अवतरण भी लिख सकते हो। हमारी पाठ्य पुस्तक। फिर पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है। वैसे इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे कहीं आपको मिलेगा निबंध संग्रह, कहीं मिलेगा निबंध विहंग। आपको एक नाम याद रखना है इसमें, निबंध संग्रह। जहां अपने पाठ्य पुस्तक का नाम लिखा उसके दोनों तरफ एक एक उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा लगाना है। हमारी पाठ्य पुस्तक निबंध संग्रह में संकलित
फिर लेखक का नाम लिखना है, लेखक बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित। फिर अध्याय का नाम लिखना है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और जहां अपने अध्याय का नाम लिखा है उसके दोनों तरफ दो दो उद्धरण चिन्ह लगाने हैं, दो दो इन्वर्टेड कोमा से लिया गया है या अवतरित है। यहाँ तक अपने पाठ्यक्रम में जो 6 जो निबंध है उनमें से किसी से भी संबंधित व्याख्या आपसे पूछी जाए, केवल आपको लेखक का और उसके अध्याय का नाम बदलना है, बाकी पंक्ति ऐसी की ऐसी ही लिखनी है। इसके बाद में ये जो गद्यांश है ये क्या बात बता रहा है उससे संबंधित विशेष इसमें जो बात बन रही है, बातचीत का जो मुद्दा है, बातचीत किसी बिंदु पर हो रही है उससे संबंधित बात अपने को प्रसंग में लिखनी है। जैसे इसमें बताया गया है वेदों के बारे में सबसे ज़्यादा जो प्रकाश डाला गया है वेद साहित्य पर डाला गया है। ये मैंने आपको अध्याय में भी बताया था कि इस अध्याय में सबसे अधिक की अपने समाज की उन्नति का, अपने समाज के आगे बढ़ाने में अगर किसी का योगदान बताया है तो वो बताया है वेद साहित्य को। और उसी वेद साहित्य से संबंधित जो है व्याख्या अपने इसमें पूछी गई है। तो हम इसमें लिखेंगे कि लोगों के हृदय के भाव उजागर करने में सबसे ज़्यादा वेद साहित्य का योगदान है। वेदों को इस गद्यांश में सर्वोपरि माना है। इतनी सी बात आपको लिखनी है प्रसंग में आगे कि ये किससे संबंधित बात इसमें हो रही है। फिर हम जो व्याख्या का बिंदु लिखेंगे उसमें इन पंक्तियों की नकल नहीं करनी है बल्कि अपने अध्याय के आधार पर इसको बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। जैसे हम इसके बारे में व्याख्या वाले बिंदु में लिखेंगे कि वेद साहित्य ने लोगों के हृदय को विकसित किया है। बालकों के हृदय में जो कोमलता होती है, जो निश्चय कपट उनका जो व्यवहार होता है, उनके हृदय में जो कोमलता होती है, ठीक वैसा ही वेद साहित्य में देखने को मिलता है। क्योंकि वेद साहित्य सबसे प्रारंभिक अवस्था थी साहित्य की। उस समय के जो लोग थे वो बिल्कुल निष्कपट थे, उनके हृदय में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी। दूसरों के प्रति उनकी जो सोच थी हमेशा अच्छे व्यवहार वाली थी, अच्छे भावों वाली थी। बुराई क्या होती है वेदों को जब हम पढ़ते तो उस समय के लोगों में देखने को बहुत ही कम मिलती थी। वेदों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है कि कैसे हम एक आदर्श समाज और व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। वेद हमें ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में स्वयं की और दूसरों की उन्नति कर सकते हैं। एक समाज कैसे मिलजुल कर रह सकता है, एक दूसरे के प्रति व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व बनता है, ये सारी जानकारी हमें वेद साहित्य से प्राप्त होती है। दूसरा, इसमें वेदों की तुलना आपके स्मृति साहित्य से भी की गई है। दो नाम भी अपने इसमें आए हैं। एक नाम आया है इसमें अपने ये मनु का और दूसरा याज्ञवल्क्य के। इन दोनों से संबंधित आपकी स्मृतियां लिखी गई है, लेकिन अपने लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति में बहुत अधिक ही वेद की तुलना में विकृति आ गई थी, क्योंकि उन्होंने
समाज को अलग अलग भागों में, उसकी मनोवृत्तियों को अलग अलग रूपों में चित्रित किया है, जबकि वेद साहित्य में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। एक समानता की हम जो बात करते हैं वो वेद साहित्य में देखने को मिलता है। अध्याय के दौरान मैंने आपको बताया था कि वेद साहित्य में भी सबसे ज़्यादा जिस वेद की अपने इस निबंध में चर्चा की गई है वो है ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद को इसमें युग निर्माण कर्ता के रूप में दिखाया गया है। ऐसी बातें आपको लिखनी है व्याख्या वाले बिंदु में कि वेद साहित्य कैसे लोगों को उन्नति के रास्ते पर ले जाता था, और उसके बाद में आने वाला जो साहित्य था उसमें समालोचना बड़ी है, उसमें समीक्षा बड़ी है, उसमें पहले की तुलना में जो वर्णन पद्धति थी वो बड़ी थी, लेकिन वास्तव में लोगों के हृदय से जुड़ी हुई जो बात की हमें जिस निबंध में चर्चा हो रही है वो केवल वेद साहित्य में ही देखने को मिलती है। यही कारण है कि इसमें जो वेद साहित्य है इसको लोगों के हृदय का पूर्ण रूप से विकासकर्ता के रूप में दिखाया गया है। फिर अंतिम बिंदु अपने इसमें जो आता है वो आता है आपके विशेष से संबंधित, जो अन्य व्याख्या में आप लिखते हो। विशेष में पिछले अपनी जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें दो भाव अपने आते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। प्रत्येक रचना का भाव पक्ष में आपको लिखना होता है कि उससे गद्यांश या पद्यांश में कवि या लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, वो तो भाव पक्ष में, और भाषा शैली की जो बात आती है वो आती है आपके कला पक्ष में। ये बिंदु आ गया आपका विशेष का, और विशेष वाले बिंदु को भी आपको इस पंक्ति को जो है खाली छोड़नी, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है जैसे प्रसंग और व्याख्या में किया। अब इसके बिंदु जो है आप अलग अलग क्रम संख्या के अनुसार, जैसे पहला बिंदु हम इसमें लिखेंगे भाव पक्ष से संबंधित, इसमें देंगे कि अवतरण में वेद साहित्य को समाज की उन्नति का सबसे अच्छा माध्यम बताया है। दूसरा बिंदु हम इसमें बताएंगे लोगों के हृदय के जो भाव है हृदय के भाव वेद के द्वारा प्रकट किए गए हैं तथा वेद की तुलना स्मृति साहित्य से की गई है। ये दो बात हो गई आपकी भाव पक्ष से संबंधित। पहला कि लोगों की उन्नति का जो द्वार है, उन्नति का जो रास्ता है वो वेद को बताया है। दूसरे में हम ये लिखेंगे कि वेद की तुलना स्मृति साहित्य से की गई है, मनुस्मृति से आदि से, और ये बताया है कि स्मृति की तुलना में वेद साहित्य काफ़ी उन्नत स्थिति में था और आज भी है। तीसरे बिंदु की हम बात करेंगे कला पक्ष वाली। तो इससे गद्यांश की जो भाषा शैली है वो अधिकांश आपके तत्सम शब्दावली से युक्त है, संस्कृत निष्ठ शब्दों से युक्त है। तो हम इसमें लिखेंगे कि अवतरण की भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है तथा शैली वर्णात्मक है। अब आप इससे विशेष वाले बिंदु में
3 या अधिकतम 4 बिंदु में आप जो है अपनी बात इसमें रख सकते हो। अगर आपने 2 बिंदु इसमें भाव पक्ष के लिए है तो 1 या 2 बिंदु आपको कला पक्ष के लेने हैं। कई बार क्या होता है कि कई गद्यांश में मान लो कोई लोकोक्ति मुहावरा आता है तो उससे संबंधित बात भी हम इसमें लिख सकते हैं कि इस लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग किया गया है। कई बार अवतरण की भाषा बिल्कुल साफ सरल एकदम तुरंत पढ़ते ही शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है, तो हम उसमें ये भी लिख सकते हैं कि अवतरण की भाषा सरल सुबोध एवं बोधगम्य है। यहाँ इस शब्दावली में संस्कृत निष्ठ या तत्सम शब्दावली प्रयुक्त हुई है तो उससे संबंधित बात लिखेंगे। फिर एक इसमें शैली आती है। शैली के विभिन्न रूप होते हैं जैसे वर्णात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक। ये आपको समझना है कि उस गद्यांश में किस रूप में जो है वो शैली प्रयुक्त हुई है। तो व्याख्या से संबंधित प्रश्न का उत्तर आपको जो लिखना है इसमें 4 बिंदु आपको लेने हैं। जैसे एक कठिन शब्दार्थ वाला, उसमें 5-7 शब्द आपको लिखने हैं और उनका अर्थ लिखना है। फिर बात करेंगे प्रसंग की। प्रसंग में पाठ और लेखक का नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम और किससे संबंधित बात बताई गई है वो जानकारी देनी है। अब अपने गद्यांश की जो व्याख्या वाला जो बिंदु आता है उसमें पाठ के आधार पर उस गद्यांश को बढ़ा चढ़ा कर लिखना होता है। हाँ, पद्यांश या काव्यांश में जो व्याख्या हम लिखते हैं उसमें काव्य पंक्तियाँ जो है उनका भावार्थ होता है, उसका रूप थोड़ा अलग रहता है। फिर विशेष वाले बिंदु में कोई भाव पक्ष या कला पक्ष से संबंधित बात आपको जो है इस तरीके से लिखनी है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे व्याख्या वाला बिंदु लिख रहे हो तो कहीं पर भी आपको उस गद्यांश की नकल नहीं करनी है, बल्कि वो गद्यांश केवल आपका एक माध्यम है। आपको समझना है कौन से पाठ में से क्या बात बताई गई है और फिर अपनी भाषा शैली में बिना उसकी नकल किए, बिना उसकी पंक्तियों की नकल किए लिखना है। और ये इस तरीके से अगर आप व्याख्या लिखते हो तो अपनी 10 नंबर की व्याख्या का जो प्रश्न आता है उसमें निश्चित रूप से आप कम से कम 6-7 नंबर उसमें प्राप्त कर सकते हो। और अच्छे तरीके से आपने लिखी है तो व्याख्या वाले बिंदु में आपके अंक कम काटे जाते हैं। इसमें 8 से 9 तक नंबर भी आप इसमें प्राप्त कर सकते हो। तो ये व्याख्या का बिंदु था अपने कौन से अध्याय में से, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास से। और इसी अध्याय से संबंधित एक प्रश्न भी आपको बताएंगे कि कैसे अपने एग्जाम में प्रश्न आता है और कौन सा इस अध्याय में से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उससे संबंधित जानकारी हम अपनी अगली कक्षा में आपको देंगे।